पहले आप अपने बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बताइए, जैसे कि जीत के मार्क्स और रैंक्स, तो बताइए आप कुछ अपने बारे में। मेरा नाम केवल चावड़ा है। मैं ज्ञान मंत्री स्कूल भावनगर से हूँ। मेरा घर बोटाद में, मैं बोटाद से हूँ। मेरा नीट में स्कोर था 680। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1678। तो अब आप अपने बारे में कुछ डिटेल्स। मेरा नाम केशव भाराती है। मैंने नीट की प्रिपरेशन ज्ञान मंदिर विद्यापीठ भावनगर से की है। मेरे मार्क्स 680 थे। ऑल इंडिया रैंक 1666 में। तो हम कोई अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ही क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली सब नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एस्पिरेंट, उसका बेसिक क्वेश्चन होता है कि नीट स्टूडेंट जो है उसका, और उसने नीट निकाल ली, तो उसका डेली शेड्यूल क्या होता है। तो आप अपने बारे में कुछ डेली शेड्यूल के बारे में कुछ बताइए। सबका डेली शेड्यूल तो जो होता है वो स्कूल के टाइमिंग या उसके आधार पर होता है। हमारा तो स्कूल का टाइम था 7 से 5 बजे तक। तो मैं हॉस्टल में रहता था, इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ता था। उठने के बाद नहा धोकर नाश्ता करने के बाद हम डायरेक्ट स्कूल चले जा रहे थे। स्कूल में सभी लेक्चर्स होते थे, बीच में ब्रेक्स आते थे। और स्कूल में रीडिंग भी स्पेशल उसका एक लेक्चर होता था रीडिंग के लिए। तो वो सब रीडिंग में जो लेक्चर में पढ़ाया गया उसका थोड़ा रिवाइज करते थे, और आगे का अगले लेक्चर के लिए, प्री लेक्चर के लिए भी कुछ पढ़ते थे, आगे का क्या आने वाला है वो सब। उसके बाद 5 बजे छूट जाते थे। तो 5 बजे के बाद थोड़ी एक्सरसाइज और गेम्स खेल लेते थे कभी कभी, कुछ मतलब फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। उसके बाद 7 बजे हमारा डिनर होता था। और 7 बजे के डिनर के बाद हमारे हॉस्टल में प्रार्थना होती थी। उसके बाद 8 बजे से 11 बजे तक हमारा रीडिंग सेशन होता था। उसमें हम पूरे लेक्चर में, जो पूरे दिन लेक्चर में पढ़ाया जाता उसको एक बार फिर से पढ़ते थे, और उसका जो होमवर्क करते थे। कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आए तो उसको 2-3 बार रीड करते थे। उसके बाद थोड़ा कभी कभार टाइम बच जाता तो अगले दिन आगे की टेस्ट की प्रिपरेशन और वो सब करते थे। ऐसे हमारा पूरा दिन का शेड्यूल उसका होता रहता है। ओह अच्छा, तो आपने बताया कि आप दोनों एक ही स्कूल से हो, तो आप दोनों का शेड्यूल शायद सेम ही होगा। हाँ। तो आप लोग घर पे जाके कुछ गेम्स वगैरह खेलते थे मोबाइल में? नहीं, हम हॉस्टल में हम रहते थे, इसलिए हम हॉस्टल में हमारे वहाँ मोबाइल अलाउड ही नहीं थे। अच्छा, तो आप दोनों हॉस्टल आए थे? हम दोनों एक हॉस्टल। हाँ, तो अच्छा, तो हम आगे बात करें तो आप एक पर सब्जेक्ट, जैसे कि नीट में 3 सब्जेक्ट मेन है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आप पर सब्जेक्ट कितना टाइम मैनेज करते थे एक सब्जेक्ट के लिए? वो तो सब्जेक्ट वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो पढ़ने वाला होता है उसमें किसमें ज्यादा पकड़ है उसकी, बराबर, जिसमें कितना कॉन्फिडेंस है, को फिजिक्स को कितना टाइम देना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं मेरी बात करूँ तो मैं सबसे ज्यादा टाइम बायोलॉजी पे देता था, क्योंकि फिजिक्स में मैं कब टाइम देता था कि जब कुछ पढ़ाई में मन न लग रहा और कुछ मजा नहीं आ रहा, तब फिजिक्स ज्यादा करता था। और फिजिक्स में मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं देता। फिजिक्स पर्टिकुलर में थियोरी कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लेता, बाकी उसके एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम मैंने नहीं दिया। सबसे ज्यादा टाइम बायोलॉजी में दिया, उसके बाद केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स। हाँ। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो बायोलॉजी और थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आप बायोलॉजी को कैसे मैनेज करते हैं? बायोलॉजी में मगिंग ज्यादा होता है, इसलिए उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होना चाहिए। तो पहले लेक्चर में जो पढ़ाया है उसे हमें पहले तैयार करना चाहिए। मतलब पहली बार में हमें सब कुछ याद रह जाए ऐसा कुछ जरूर नहीं है, लेकिन जैसे ज्यादा से ज्यादा हम रिवीजन करते रहेंगे वैसे हमें वो सब याद रहने लगेगा। जैसे कि आज लेक्चर हुआ है तो उसके 2 दिन के बाद उसका फिर से रिवीजन होना चाहिए, और उसके 7वें दिन वापिस रिवीजन होना चाहिए, उसके 15वें दिन वैसे रिवीजन होना चाहिए। तो बायोलॉजी में सब याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बहुत टाइम लगा के बायोलॉजी का एक चैप्टर कर लिया तो हमें पूरे साल आएगा, ऐसा नहीं है। जो आज किया है वो एक हफ्ते के बाद हम वापस भूल जाएंगे, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूर नहीं है। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन करूँ तो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। आप क्वेश्चन सॉल्यूशन वो पर्टिकुलरली ऐसा होता था कि सब्जेक्ट का अलग अलग होता था। मान ली कि कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसके बाद क्वेश्चन रीड करने के बाद हम पता लगे वो किस चैप्टर का क्वेश्चन थे, वो किस टॉपिक में से क्वेश्चन आया गया था। तो उसमें वो पता लगाने के बाद हम देखते थे कि हमें क्या फाइंड करने के लिए दिया गया, कौन कौन सी वैल्यूज दी गई है, कौन सा डाटा गया है। तो उसके बाद सब कंसेप्ट इकट्ठा करके वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे। और हर बार जो क्वेश्चन करते थे वो ऐसे देखते थे कि वो पहली बार हम देख रहे।
वो क्या होता है कि हम जो लेक्चर में सर पढ़ाते उसके बाद थियरी के बाद थोड़े क्वेश्चन भी कराते थे। तो क्वेश्चन घर आके हम जो क्वेश्चन करते थे वो ऐसे नहीं करते कि जो सर ने मेथड दी वही करनी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम वो क्वेश्चन पहले ऐसे देखते थे कि हम पहली बार ही देख रहे, तो हम अपने मेथड से ट्राई सोल्व करने की ट्राई करते थे जो इजी और अपने हिसाब से, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। शायद कोई मेथड लंबी भी हो तो हमें उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उधर गलत नहीं हो सकते थे ऐसे। तो अब मैं किशन भाई से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक या वीडियो लेक्चर किसे ज्यादा प्रेफर करते थे? वैसे आप टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते थे या वीडियो लेक्चर्स पढ़ते थे, वैसा कुछ? हमारे स्कूल में जो लेक्चर हो उसके बाद हम हमारी टेक्स्ट बुक ही करते हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर का कोई जरूर नहीं है। हम टेक्स्ट बुक ही करके हम सब अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो मैं काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें नीट में कोई रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए कि नहीं, आपका कुछ उसमें बोलना चाहिए? नहीं, हमने तो कोई रेफरेंस बुक कभी ली नहीं। इवन मेरे पास तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी नहीं थी। मैं हमारे स्कूल में से जो मॉड्यूल दिए गए थे उसमें से कोई भी रेफरेंस बुक या और कुछ नहीं था। किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एमबीबीएस में नीट में अच्छे मार्क रख एमबीबीएस में एडमिशन लेना होता है तो उसलिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एनटीए वालों जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करते उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। एनटीए कभी एनसीईआरटी के बाहर जाएगा नहीं, इसलिए एनसीईआरटी हम प्रीफर करते हैं। अच्छा। तो मैं अब आपसे मॉक टेस्ट के मार्क के बारे में कुछ क्वेश्चन करूंगा कि आपके वीकली मॉक टेस्ट होती थी या मंथली होती थी, ऐसा कुछ? नहीं, हमारे वो शुरुआत में मंथली होती थी, मंथ में 2 बार। अभी लास्ट में जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक आते उसमें वीकली होती थी। तो आपका मार्क का एवरेज क्या होता था? मींस कितने मार्क्स आपको आते थे मॉक टेस्ट में? जब पहले 11th में थे तब तो 550 और 600 के बीच में रहते थे। वो उस बार पहले नया था इसलिए कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था। मतलब बाद में धीरे धीरे एवरेज बढ़ती गई। वो जो पहले 11th की जो 4-5 मॉक टेस्ट के बाद सभी 12th का सिलेबस खत्म होने तक सभी में 600 के अप है। पहले लगभग 4 टेस्ट में 600 से कम थे, उसके बाद सभी में 600 प्लस थे। अच्छा। और जब लास्ट में जब हमारा जो सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद जो टेस्ट पेपर आने लगे उसमें वो क्या होता था, थोड़ा हार्ड और ज्यादा कुछ पूछते, इसलिए वो बाद में एवरेज घट गई थी। अच्छा। लास्ट में जो सिलेबस का जो ज्यादा चल रहा था तो हम मॉक टेस्ट पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो करंट चल रहा है उसमें ज्यादा फोकस करते थे। तो मॉक टेस्ट के लिए जो टाइम बचता था उसमें से तैयारी करते थे, बाकी वरना हम मॉक टेस्ट वो ज्यादा कुछ स्पेशल तैयारी नहीं करते थे। अच्छा। तो मैं अब किशन भाई से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप जो अभी बोर्ड की एग्जाम भी आपने दी होगी, तो आपने बोर्ड एग्जाम और नीट की एग्जाम उसको कैसे मैनेज किया था आपने? हमें एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो वो उसमें तो क्या है 50% आने चाहिए बोर्ड में, इसलिए 50% आना कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसलिए जो नीट की तैयारी कर रहा है उसे आराम से वो मैक्सिमम एमसीक्यू की तैयारी करेगा, वो थियोरेटिकल नहीं तैयारी करेगा। इसलिए वैसे भी फिजिक्स है तो फिजिक्स में तो क्वेश्चन आएंगे जैसे कि सम्स आते हैं वो सब आएंगे, तो वो तो हम वैसे भी एमसीक्यू में सॉल्व करते हैं, उस तरह पेपर में सॉल्व करने का, उसमें डेरिवेशन सब दे देने का। तो हम फिजिक्स का तो सॉल्व हो गया, और बायोलॉजी में तो क्या है, हमें जो याद है वो सब लिखने का। जैसे हम लंबा लंबा लिखेंगे ऐसा मार्क मिलेगा। बोर्ड का यही है, इसलिए हम तो मैं वैसे शॉर्ट में कहूँ तो बोर्ड की तैयारी मैंने की नहीं है। मैंने सिर्फ नीट की तैयारी की है। बोर्ड के पहले 1 हफ्ते मैंने बोर्ड के लिए वो जो कैसे थियरी लिखनी है बस वो सब मैंने देखा था, फिर भी मेरे अच्छे मार्क आए हैं। वो अब मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कुछ लोग होते हैं वो घर पे रह के नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कोचिंग के बिना भी नीट निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ आप? हाँ, वो कोचिंग के बिना भी नीट और घर पे रह के हो सकते हैं, मगर हमारा पूरा डेडिकेशन होना चाहिए उसके लिए। कभी फोन आ जाए कभी टीवी, उसमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हम कंप्लीटली नीट के लिए डेडिकेटेड है, तो हम कहीं से भी घर से बिना कोचिंग के भी नीट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा कुछ करना नहीं, वो तो सब करते हैं, वही करना है। तो हम सच्ची ईमानदारी से करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ सकती है आगे। तो अब आगे आप
आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप फ्यूचर नीट एस्पिरेंट है जो फ्यूचर में एमबीबीएस करने वाले, तो आप उसे कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं सभी जो नीट एस्पिरेंट्स है जो नीट की प्रिपरेशन करे उसको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप 11th-12th के दौरान आप पूरी डेडिकेटेड हो गए, पूरी ईमानदारी से आप जो प्रिपरेशन करोगे तो आपका 11th नीट अच्छी तरीके हो ही जाएगा, क्योंकि नीट में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो सभी साइंस वाले करते थे वही एनसीईआरटी होती, उसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता। अगर उसमें थोड़ा डीप जाके तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद जो नीट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद जो ब्राइट फ्यूचर होगा कि एमबीबीएस में अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जो जिसने भी बी ग्रुप में एडमिशन लिया होगा, नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसका अल्टीमेट गोल तो यही होगा ना कि वो एमबीबीएस में अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले। तो बस जितना हर रोज चलता है उसका डेली का काम हर रोज पूरा करना चाहिए, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का कि जब 11th-12th के दौरान जब जो टेस्ट होते उसमें कम मार्क आ जाए, कभी ज्यादा आ जाए, तो उससे घबराने का नहीं, मतलब उसको स्टेबल माइंड स्टेबल होना चाहिए कि एक टेस्ट में कम आ जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ भी थे, हमारे हम 12th में जब हमारे जूनियर, वो क्या होता था कि एक टेस्ट में 2-3 टेस्ट में 550-600 आते थे, अभी एक टेस्ट में ज्यादा आपको 500 मार्क आ गए, 570 ऐसा हो जाए, अच्छा कम मार्क आ जाए तो घबराने का नहीं, उसका स्ट्रेस नहीं लेने का, तो उसका पॉजिटिव लेने का कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है, मेरी मिस्टेक कहाँ है, उसमें से सीखना। और मॉक टेस्ट का अल्टीमेट गोल यही है कि हम जो नीट हमारा गोल ये नहीं कि हम नीट में वाला मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क लाए, हमारा गोल ये है कि हम नीट में अच्छा मार्क लाए। तो उसके लिए हमें मॉक टेस्ट और जब स्कूल में जो टेस्ट होते हैं उसमें से ये सीखना है कि हम नीट में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर सकते हैं, हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ऐसे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप दोनों को कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन गुजरात बीजे मेडिकल में आपने एडमिशन ले लिया है। तो आपका कॉलेज एक्सपीरियंस कुछ आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। नहीं, कॉलेज तो अच्छा है, जैसा सोचा हो, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात में मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है। अच्छा, वो गुजरात में अच्छे सबसे ज्यादा जो अच्छे मार्क आता था गुजरात में टॉप रैंकर, वो बीजे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचता था। ठीक है, इधर सब टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स और लैब्स सब कुछ अच्छा है। ठीक है, समझ गया। तो और एक क्वेश्चन किशन भाई आपसे मैं करना चाहूंगी कि आपने नीट का रिजल्ट जब देखा तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन, आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन में तो ऐसा था कि हमने नीट खत्म हुई उसके बाद तुरंत ही आंसर की से सॉल्व कर लिया था। हाँ। इसलिए जब प्रॉपर जो रिजल्ट आया उसमें हमें अच्छा लगा, हाँ। 680 मार्क मतलब बीजे में मिल जाएगा ऐसा था, तो सब कुछ बढ़िया ही था। बढ़िया ही था। तो थैंक यू आप दोनों का मेरी चैनल में आने के लिए, ऐसे तो थैंक यू दिल से। और मेरी चैनल के बारे में आप कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि कुछ सब्सक्राइब बोल दो यार, कर दे 500 सब्सक्राइबर कब से कंप्लीट नहीं हो रहे। तो आप दोनों कुछ अभी ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और वैसे सबकी कमेंट थी कि ऐसे वीडियो बनाओ जिससे A few moments later. बीजे का हॉस्टल भी गुजरात के सभी मेडिकल कॉलेज से हॉस्टल से ज्यादा अच्छा है। इधर खाने के मेस मतलब खाना भी बढ़िया मिलता है, और इधर के सीनियर्स का भी सपोर्ट फुल होता है कि वो हमें पढ़ाई में और अदर एक्टिविटीज और हॉस्पिटल्स में जो हमारा काम होता है उसके नोट्स और IMPs एग्जाम के सभी लिए हमारा सीनियर का सपोर्ट भी पूरा होता है। तो सीनियर के वैसे सपोर्ट के लिए थैंक यू सीनियर को। और बस आज के वीडियो में आप दोनों ने हमारे चैनल में आके ऐसे धमाका कर दिया। पॉडकास्ट तो नहीं बोल सकते इसे, पर इंटरव्यू आपने किया, इसके लिए थैंक यू। और हम ऐसे ही कुछ वीडियो हमारे चैनल में बनाते रहेंगे, तो आप सब लोग ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये खाली में
वो सब आप लोग हमारी मेहनत देख सकते हैं। आओ रे कागड़ा आओ रे पोपट वाह, आओ रे कागड़ा।